नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की 2 वीडियो बन चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जहां से जाकर के उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है, इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ऊपर चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है, जो गलती से लिखा गया, हालांकि ये चैप्टर नंबर 6 है, बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। तो इस चैप्टर के जो पार्ट 3 है, ये इसके पहला जो क्वेश्चन है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। तो देखिए, भारत में जो मलमल बनी, कैलिको, सिड्ज, कांसा, बंडाणा या जामदानी आदि कपड़ों की यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा उस समय मांग थी। फिर देखिए जामदानी क्या थी। तो जामदानी स्लेटी या सफ़ेद रंग का बारीक मलमल का कपड़ा होता था, जिस पर करघे में सजावटी चिन्ह बुने जाते थे, यानी उस पर सजावट की जाती थी। और जो उसकी बुनाई होती थी किस धागे से की जाती थी, आमतौर पर सूती या सोने के धागे से की जाती थी। फिर देखिए बांडाणा शब्द जो क्या है। तो बांडाणा शब्द का प्रयोग गले या सिर पर पहने जाने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था, यानी कि जो सिर या गले में पहना जाता था ऐसा चटकीले रंग का कपड़ा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगरिया कौन होते हैं। अगरिया लोहा बनाने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है, समुदाय होता है। यह लोग लोहा गलाने की कला में निपुण थे, यानी लोहे को गलाते थे। फिर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कि रेगिस्तान बने। देखिए अंग्रेजी का जो शिड्ज शब्द हिंदी के छींट शब्द से निकला है। टीपू की सुल्तान वुड्स स्टील से बनी थी। भारत का कपड़ा निर्यात 19वीं सदी में गिरने लगा। तो ये कुछ आंसर थे इसके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विभिन्न कपड़ों के नाम, उनके इतिहास के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए मुस्लिन, यानी जिसे उस समय मलमल कहा जाता था, यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़े को सबसे पहले मौजूदा इराक के मौसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा, यानी इसी कपड़े को। और वे बारीक कपड़ों वाले सभी कपड़ों को क्या कहने लगे, मलमल कहने लगे। फिर देखिए शिट जो था हिंदी के छींट शब्द से निकला था। बंडाणा हिंदी के बांधना से निकला था, यानी जैसे बांधना शब्द होता है, किसी चीज़ को बांधा जाता है, जैसे पगड़ी बांधना, तो बंडाणा जो है बांधने शब्द से निकला हुआ है। कैलिको मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के कालीकट बंदरगाह को देखा, यानी कि वहाँ अपना डेरा डाला, और यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए, और इसी को वो क्या नाम देकर गए, कैलिको। इस चीज़ को उन्होंने कैलिको नाम दिया। फिर देखिए इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया था। तो देखिए इसका आंसर है कि उस समय इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग के विकास की शुरुआत ही हुई थी। भारतीय वस्त्रों में प्रतियोगिता में अक्षम होने के कारण जो अंग्रेज़ लोग थे, यानी ब्रिटिश उत्पादक थे, अपने देश में भारतीय वस्त्रों पर प्रतिबंध लगाकर अपने लिए बाजार सुनिश्चित करना चाहते थे। यानी यहाँ से कपड़ा वहाँ गया, वहाँ बनने लगा, तो यहाँ के कपड़ों पर उन्होंने बैन लगा दिया। वो अपना व्यापार अपने ही देश में करना चाहते थे। फिर देखिए ब्रिटिश ऊन रेशम उत्पादों ने भारतीय वस्त्रों के आयात का विरोध करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो भारत के लोगों ने उनका विरोध भी किया, क्योंकि अब वो कपड़े वहाँ बनने लगे। फिर 1720 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया, जिस पे छपाई वाले जो सूती कपड़े थे उनके उपयोग पर उन्होंने रोक लगा दी। फिर है नेक्स्ट कि ब्रिटेन में कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े। तो देखिए इसका आंसर है, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाज़ार में ब्रिटिश उद्योगों में बड़े कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ कपड़ों की डिमांड जो थी यानी कि ज़्यादा थी। यहाँ के कपड़ों की जो मांग थी वो कम हो गई। यहाँ से कपड़ा जब उधर जाने लगा तो उन कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था, क्योंकि अब कपड़े वहाँ भी बनने शुरू हो गए थे। भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे, बहुत सारे कर लगा रखे थे कपड़े पर। यहाँ के हज़ारों जो बुनकर थे, जो कपड़ा बुनते थे, वो क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए। विदेशी बाज़ारों से भारतीय कपड़े को बाहर कर दिया गया, क्योंकि विदेशी जो कपड़े थे उनकी मांग ज़्यादा हो गई और भारतीय कपड़ों की मांग कम हो गई। उनके एजेंट जो थे उनके द्वारा पेशगी देना बंद कर दिया गया, यानी कि जो वहाँ के लोग थे, जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे, उनके द्वारा अब पेशगी देना बंद कर दिया गया। तो ये कुछ कारण थे। फिर देखिए 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों होने लगा, यानी ये कम क्यों होने लगा। तो 19वीं सदी आते आते भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का तेज़ी से पतन हुआ, यानी कम हुआ।
क्योंकि भारत पर अंग्रेज़ों की जीत के साथ साथ ही यहाँ की तलवार, हथियार, उद्योग समाप्त हो गया। अंग्रेज़ जीत गए तो उन्होंने सारी चीज़ें अपने हवाले कर ली, सभी उद्योग उनके हवाले चले गए। भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड में आए लोहे और इस्पात ने ले लिया, इसलिए उनकी मांग कम हो गई। यानी कि इंग्लैंड से भी लोहा और इस्पात उद्योग ये जो कार्य थे ये आने लगे, वहाँ कारखाने खुल गए थे लोहा और इस्पात उद्योग के, और इसलिए यहाँ के कारखाने बंद हो गए। तो इसलिए यहाँ जो उद्योग थे वो कम होने लगे और एक ऐसा समय आया कि बिल्कुल ही बंद हो गए। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय वस्त्र उद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। पहला जो समस्या थी, सभी सरकारें अपने देश के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया, परंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा इस उद्योग के संरक्षण के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई, यानी इस उद्योग पर ध्यान नहीं दिया गया, इसके लिए कोई भी सुरक्षा नहीं की गई। भारतीय वस्त्रों का ब्रिटेन के उत्पादकों द्वारा विरोध होने लगा, और जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत के निर्यातित कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए। यानी वहाँ के लोग, ब्रिटेन के लोग भारतीय कपड़ों का विरोध करने लगे, तो उन्होंने सरकार के द्वारा इस पर टैक्स लगा दिया गया, भारतीय कपड़ों का निर्यात वहाँ ना किया जाए फॉरेन कंट्रियों में। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया गया। विश्व युद्ध के इस दौर में ब्रिटेन द्वारा आयात होने वाले इस्पात में नाटकीय रूप में कमी आ गई। भारतीय रेलवे पटरियों की आपूर्ति के लिए टिस्को की ओर मुड़ा, यानी भारतीय जो रेलवे की पटरियां थी उनको बनाने के लिए लोहा इस्पात उद्योग चाहिए था, यानी लोहे का और इस्पात का तकनीक चाहिए थी। इसलिए टिस्को जो कंपनी थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो ये जो भारतीय रेलवे था इसका झुकाव इस कंपनी की ओर हो गया, यानी किसकी आपूर्ति के लिए, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। फिर देखिए, महायुद्ध के लंबा खींचते जाने के बाद टिस्को को युद्ध के लिए गोलों का खोल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम सौंप दिया गया। तो इसने फिर जमशेदजी टाटा के द्वारा, और टाटा के द्वारा ही ये टिस्को कंपनी खोली गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नाम इसे दिया गया था। और फिर 1919 तक ये स्थिति पैदा होगी कि टिस्को द्वारा बनाए गए इस्पात का 90% भारत सरकार ही खरीद लेती, यानी जितना भी वो माल तैयार करते थे तो उसमें से 90% सरकार खरीद लेती थी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, और ये 11 ही क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन हैं। और हालांकि इजी सा टॉपिक है, अगर आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये इजी सा टॉपिक याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, इसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।